हेलो स्टूडेंट, आज हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे फ़िश फार्मिंग। हमने फ़िश फार्मिंग का प्रोसेस पढ़ा, कैसे फ़िश फार्मिंग जो है की जाती है। जो एम होता है वो ये होता है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो फ़िश फार्मिंग, जिसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट है कि वो फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो फ़िश के फूड के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती है। कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी रहते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स रहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंट्री के हों। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिलती है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िश, जो कि हम जानते हैं एक रिलायबल सोर्स है प्रोटीन का। दूसरा, हमें जो वाइल्ड फिश स्टॉक्स हैं उनका जो उनके ऊपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि अगर जब हमने शुरू किया तो हमने बताया था कैप्चर फिशरीज़ के बारे में, जिसमें हम वाइल्ड फिशेस को सिर्फ कैप्चर कर रहे थे, जिसके कारण उनकी जो स्टॉक था, उनकी पॉपुलेशन थी, उनकी स्पीसीज़ जो थी वो डिक्रीज़ हो रही थी। लेकिन जैसे फ़िश फार्मिंग आई, नई कल्चर टेक्निक्स आई, तो उसमें क्या हुआ, फ़िश जो प्रेशर था वो कम हो गया वाइल्ड फिशेस के ऊपर। दूसरा, जो लोकल इकोनॉमिक्स को भी सपोर्ट करता है, स्पेशली रूरल एरिया के अंदर, जो कि कोस्टल एरिया के अंदर रहते हैं, जिनका जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स होता है या जो उनकी इनकम का सोर्स होता है वो जो है वो फिशिंग होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। फूड, फिश जो कि वैल्यूएबल सोर्स है हाई क्वालिटी प्रोटीन का, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए वो एसेंशियल होता है। तो एक्वाकल्चर जो है हमें जो ग्लोबल फूड स्टोरेज है या जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पर ये बहुत अच्छा जो है सोर्स है फूड का, जो कि जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फूड की शॉर्टेज है या माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती हैं, तो एक्वाकल्चर वहाँ पर एक तरह से बूम का काम करता है। फ़िश फार्मिंग जो है वो न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव करती हैं, रिड्यूस करती हैं हंगर को, एंड मेकिंग ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल फूड सिस्टम। ठीक है, तो हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स होने के कारण ये बहुत अच्छा जो है न्यूट्रिशन का काम करती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है चाहे वो फूड अदर एनिमल्स हैं। तो आप देखेंगे डिफरेंट प्रोटीन सोर्स हैं। अगर आप प्लांट सोर्स देखते हैं तो सोयाबीन है, कॉर्न है, ग्लूटन मील है, लेकिन अगर आप फ़िश ऑयल को देखेंगे, फ़िश मील को देखेंगे, जो फ़िश फ्लोर भी आता है, ठीक है, तो डिफरेंट सोर्स है जो कि प्रोटीन के रूप में यूज़ होते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि फ़िश फार्मिंग जॉब क्रिएट करती है और जिससे क्या है लोकल जो इकोनॉमिक है उसको सपोर्ट मिलती है। ये पर्टिकुलरली जैसे हमने बताया कि रूरल एरिया के अंदर ये एक जो प्राइमरी सोर्स होता है इनकम का। इससे अब क्योंकि नई नई कल्चर टेक्निक्स आ रही हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इंडिविजुअल का भी, कम्युनिटी का भी, और जिसके कारण जो प्रॉपर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो प्रमोट हो रही है। एक्वाकल्चर नेशनल इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेडिंग या फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फ़िश कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी है, क्योंकि एक्वाकल्चर के अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है, तो जिसके कारण जो ओवर फिशिंग वाइल्ड पॉपुलेशन की है वो कम हो जाती है, ठीक है। इससे जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करने में हेल्प मिलती है। एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि जब हम कैप्चर फिशरीज़ करते थे तो हम ओवर फिशिंग करने से क्या होता है कि वाइल्ड है जो हमारे रिक्वायर्ड है नहीं है, सभी तरह की फिशेस को जो है कैप्चर कर लिया जाता था और उनको फिर डिस्कार्ड कर देते थे, जिसके कारण फिश पॉपुलेशन कम होती है और फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। किसी ना किसी फूड चेन में जहाँ फिश है वो
फ़िश को अगर आप निकाल देंगे तो वो फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो नहीं हो पाता है। तो फ़िश फार्मिंग जो है एक्वेटिक हैबिटेट जो कि डिग्रेड हो गए उनको भी रिस्टोरेशन का काम करती है। एक्वाकल्चर जो है जो कि मोर इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ऑप्शन है अगर हम ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड्स को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ कल्चर जो हमारी कल्चरेबल फिशेस हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी है, ठीक है, ऐसी ही फिशेस को जो है वो कल्चर करते हैं तो हमारी वाइल्ड फिशेस जो हैं वो प्रिजर्व रहती हैं। ओवर फिशिंग को भी कंट्रोल करता है। जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ कि जो रूरल एरिया के लोग थे, जो कोस्टल एरिया के लोग थे, उनको फिश फार्मिंग जो है एक अच्छा स्कोप देता है इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, अब जो कि ग्लोबल फूड डिमांड्स बढ़ रही है, चाहे वो सी फूड्स हैं, जिसके कारण क्या हो रहा था, ओवर फिशिंग हो रही थी मैनी पार्ट ऑफ में। बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है, क्योंकि सी फूड की डिमांड बढ़ना तो मीन्स जो फिशेस को कैचिंग जो है ओवर फिशिंग होने लग गई, जिसके कारण फिश पॉपुलेशन जो है वो थ्रेट में आ गई थी। तो फिश फार्मिंग ने क्या किया, जो कल्टीवेशन हुई फिश की वो कंट्रोल कंडीशन में हुई, जिसके कारण वाइल्ड स्टॉक के ऊपर जो है प्रेशर जो है वो कम हो गया और इससे सस्टेनेबल यील्ड बनी फिश की, जिसके कारण लॉन्ग टर्म हेल्थ जो है मैरीन इकोसिस्टम की प्रमोट हो सकी। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट होना फिश फार्म को हम अगर एक इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिस के साथ करें, ठीक है, और इसी में इनोवेशन टेक्निक्स लगाई गई, जैसे रिसर्कुलेटिंग सिस्टम लगाया गया कि पानी को रिसर्कुलेट करते रहें एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें जो कि इको फ्रेंडली हैं, कि हम राइस फील्ड के साथ या हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड है, हमारा डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मैटर जो है, चाहे वो किसी भी फील्ड से आता है, उसको हम फिश फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारे पोटेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं इंटीग्रेटी के, कि हम पिग मैन्योर को यूज़ कर सकते हैं, डक मैन्योर को, कंपोजिट को, ये डिफरेंट जो मैन्योर्स हैं उनको हम फिश फार्मिंग में यूज़ करके अपनी एडिशनल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग और रिसर्कुलेटिंग सिस्टम जो है एक इनोवेशन है जो कि फिश फार्मिंग में को मोर एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाता है। फिर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, इनोवेशन हो गया फूड सेक्टर के अंदर, जो कि नई नई टेक्निक्स अगर हम यूज़ करते हैं फ़िश फार्मिंग के अंदर, चाहे वो फीड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे डिज़ीज़ कंट्रोल है, जिसके कारण जो है हमारी जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होती हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करती हैं। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है कि एक्वाकल्चर में जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखने को मिली है, उससे फ़िश की जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, और इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो भी कम हो गया। हमारी यील्ड बढ़ी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ी, हमारी इनकम बढ़ी, और साथ साथ जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा था वो रिड्यूस हो गया। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी फिश फार्म्ड फिश की, जिसके जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट, चाहे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, वो वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, तो अदर बेनिफिट्स में अगर आप देखेंगे, ये फ्यूचर का सिस्टम है कि वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम यूज़ करते हैं तो किस तरह से जो है डिफरेंट सिस्टम से होता हुआ हम पानी को जो है वो फिश फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे CO2 को स्किप कर रहा है, ये हमारा ओवन जो
फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, ये प्रोटीन स्कीमर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वाटर सिस्टम, ये हमारे पोंड थे, एग्रीकल्चर पोंड्स हैं, वहाँ से पानी जो है डिफरेंट सिस्टम से होता है और फिर उसमें से हम प्रोटीन जो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं और ये वाटर जो है हम रीयूज़ कर सकते हैं। अदर बेनिफिट में देखेंगे कि फ़िश फार्मिंग जो है इंटीग्रेटेड विद, अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ करें, चाहे राइस फार्मिंग है, ठीक है, चाहे आप देखिए पिग है, हैन है, डक है, काऊ है या एग्रीकल्चर फील्ड है, उन सब के मैन्योर्स को अगर हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज़ करें तो हम अपनी जो फार्मिंग है उसको और भी ज़्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल बना सकते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर को भी रिड्यूस करता है, जैसे कि वाटर है जो कि मोर एफिशिएंट फार्मिंग मेथड जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो हमें फ़िश फार्मिंग से जो है वो मिलते हैं, इसीलिए फ़िश फार्मिंग जो है अपने फील्ड के अंदर जो है वो प्रमोट हो रही है। थैंक यू।